जोहार जयमुल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भारतीय न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीशों, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, उन पर कई सारे आरोप अब तक लग चुके हैं। ताज़ा मामला पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का है, जिन पर एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। रिटायर्ड होने से पहले उन पर राम मंदिर, ईवीएम और राफेल जैसे मामलों में भाजपा के हितों में फैसले देने के आरोप लग चुके हैं, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा सभी चैनलों तथा अखबारों में हुई थी। और यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद के आरोप अब तक लग चुके हैं, लेकिन इनमें जो सबसे गंभीर आरोप न्यायपालिका पर हुआ है वह जातिवाद का है, जिसके बारे में अमूमन ज्यादा चर्चा नहीं होती। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने देश के 25 उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों से इस बात पर चर्चा की कि उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम ने सिफारिश करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्याक तथा महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन वर्गों की भागीदारी निश्चित करने के लिए संविधान में कोई फ्रेमवर्क नहीं है। उनकी यह बात इस लिहाज से गलत है क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकारों में जो आरक्षण का या प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है वह देश की सभी व्यवस्थाओं में लागू होता है, जिससे न्यायपालिका भी अछूती नहीं है। लेकिन पिछले 70 सालों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्याक और महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में नहीं रहा। यह यूं कहे कि उनको उनके मौलिक अधिकार से षड्यंत्रपूर्वक वंचित रखा गया। अगले कुछ ही मिनटों में हम इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले महीने यानी मई के 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट नमित सक्सेना का एक आर्टिकल बार एंड बेंच पर प्रकाशित हुआ, जिसमें एडवोकेट नमित सक्सेना ने न्यायपालिका में ब्राह्मणों के वर्चस्व और बहुजनों के प्रतिनिधित्वहीनता के बारे में न्यायपालिका के शुरुआत से ही कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी है। हम उसे आर्टिकल को आधार बनाकर कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भारत का प्रशासन चलाने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस बनाया गया था, जो 1947 तक था। सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती दौर में उन्हीं में से अधिकारियों को न्यायाधीश बनाया गया, जिनको कानून की पढ़ाई करने या कानून की महारत हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कम से कम 6 अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बने। संविधान में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए भारत की नागरिकता, उम्र और न्याय विभाग में काम करने के अनुभव को मापदंड माना है। सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 9 जज भारत में पैदा भी नहीं हुए, जैसे जस्टिस जे.एल. कपूर, एस.एम. सिकरी और आई.डी. दुआ आज के पाकिस्तान में जन्मे, जस्टिस जसवंत सिंह पाक व्याप्त कश्मीर में, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, ए.पी. सेन और एम.पी. ठाकुर बर्मा में, जस्टिस ए.के. सरकार और के.सी. दास गुप्ता आज के बांग्लादेश में जन्मे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने मुख्य विषय की ओर, जो है न्यायपालिका में ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती पहले 6 न्यायाधीशों में 2 ब्राह्मण थे। इसका मतलब है ब्राह्मणों का 33.33% प्रतिनिधित्व था। और सुप्रीम कोर्ट के जज की पहली नियुक्ति भी एन चंद्रशेखर अय्यर नाम के ब्राह्मण से हुई। इस तरह से 7 में से 3 जज ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों का 42.85% प्रतिनिधित्व हुआ था। यह एक प्रकार से ब्राह्मणों के लिए न्यायपालिका में अघोषित आरक्षण ही था और आज भी है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 47 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, जिनमें से 13 ब्राह्मण हैं। ऐसे में मुख्य न्यायाधीशों के पदों पर ब्राह्मणों का 27.6% प्रतिनिधित्व रहा है और जब 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे तब तक यह आंकड़ा 32% का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों की नियुक्तियां साल दर साल बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा भी आया जहां ब्राह्मणों की नियुक्तियां होना कम हो गया और उनकी जगह पर गैर ब्राह्मणों की नियुक्तियां होने लगी। इसके पीछे की वजह यह थी कि केंद्रीय कानून मंत्री के तौर पर बी शंकरानंद, जो अनुसूचित जाति से थे, और पी शिवशंकर, जो ओबीसी से आते थे, उन्होंने जस्टिस डी.एन. ओझा के बाद कुछ गैर ब्राह्मण नियुक्तियां कर दी। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के 25 में से 7 जज ब्राह्मण थे।
इसका मतलब है 28% ब्राह्मण ही थे। ये आंकड़े साफ करते हैं कि ब्राह्मणों का न्यायपालिका में वर्चस्व था और आज भी है। ब्राह्मणों के अलावा ऊंची जाति माने जाने वाले क्षत्रिय और वैश्य या बनिया, इन लोगों का भी भारत की न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व रहा, लेकिन वह ब्राह्मणों से कम ही था। इस तरह से ब्राह्मणों का नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट में रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट में अब तक जितने भी मुख्य न्यायाधीश बने वह सारे के सारे बनिया जाति के हैं और उसी राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु का पुतला लगाया गया है, जिसके लिखे कानूनों ने बहुजन समाज को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा, महिलाओं और सबसे बड़ी आबादी वाले ओबीसी को गुलाम बनाया। उसका पुतला न्यायालय के प्रांगण में लगाकर ब्राह्मणवादी लोगों ने भारतीय संविधान का न केवल अपमान किया है बल्कि बहुजन समाज को चुनौती भी दी है कि हम भारतीय संविधान से नहीं बल्कि मनु के कानून से ही देश चलाएंगे, आप हमें रोक कर दिखाओ। अब बात करते हैं न्यायपालिका के कॉलेजियम सिस्टम की, जिसके बारे में भी बहुजन समाज के अंदर बहुत ज्यादा रोष है और वह उसे समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम से पहले केंद्रीय कानून मंत्री हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में भेजते थे। इससे दिक्कत यह थी कि सरकार के मनचाहे लोग सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर जाते थे, जो बहुत बार सरकार के हितों की रक्षा करने वाले फैसले दिया करते थे। केंद्र की सरकार उन न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजती जो उनके लिए कोई संकट खड़ा कर दे। इस बात को समझाने के लिए जस्टिस एम.एन. चांदुरकर का उदाहरण दिया जा सकता है। जस्टिस चांदुरकर मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने से केवल इसलिए रोका गया क्योंकि वे आरएसएस के एम.एस. गोलवलकर यानी गोलवलकर गुरुजी के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में गए थे और उनके पिताजी गोलवलकर के अच्छे दोस्त थे। और केवल इसी बात को लेकर इंदिरा गांधी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों में केवल सरकार का ही रोल नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश भी नियुक्तियों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। एक मजेदार उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर.एस. पाठक के पड़ोसी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.एस. चावला थे। एक बार चावला ने पाठक के कुत्ते को मारने की धमकी दी थी और इसी कारणवश जस्टिस पाठक ने जस्टिस चावला को सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया था। कॉलेजियम सिस्टम को लाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि 1988-89 में केंद्रीय कानून मंत्री बी शंकरानंद और पी शिवशंकर ने सुप्रीम कोर्ट में गैर ब्राह्मण जजों की नियुक्तियां करना शुरू कर दिया था। इसे ब्राह्मणों ने खतरे की घंटी समझी और सोचा कि इसी तरह अगर पिछड़ी जातियों के लोग केंद्रीय सत्ता में पहुंचते रहे तो न्यायपालिका ही नहीं बल्कि देश के हर एक क्षेत्र से ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों ने ही फैसला किया कि वे सर्वोच्च अदालत के लिए न्यायाधीशों का चुनाव करेंगे और इसे ही कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। अगर हम 2004 से लेकर 2014 के बीच में हुई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, जब देश में कांग्रेस का शासन था तो इन 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट में 52 न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई, जिनमें से 16 ब्राह्मण थे। इसका मतलब 30.76% नियुक्तियां ब्राह्मणों की हुई। वही 2014 से लेकर अब तक की बात करें, जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो 2014 से लेकर अब तक 35 जजों की नियुक्तियां हुई, जिनमें से 9 जज ब्राह्मण हैं। यह होता है 26%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी 5 जजों का जो कॉलेजियम है उसमें 3 जज ब्राह्मण है और भविष्य में सेवानिवृत्ति के बाद भी कॉलेजियम सिस्टम पर ब्राह्मणों का ही वर्चस्व बना रहेगा। यह तो हो गई सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों के वर्चस्व की बात। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में। साल 1980 तक अनुसूचित जाति का एक भी जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं था। 1980 में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अनुसूचित जाति के न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस ए वरदराजन इनकी नियुक्ति हुई। यह नियुक्ति संविधान लागू होने के 30 साल के बाद हुई थी। वे 2 महीने में रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह जस्टिस बी.सी. रे इनकी नियुक्ति हुई। जस्टिस के.जी. बालकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने जो अनुसूचित जाति से आते थे। अभी जस्टिस बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट में जज है जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के साथ भी हुआ है।
1980 में ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस SR पांडियन की नियुक्ति हुई जो ओबीसी थे। दूसरी नियुक्ति जस्टिस KN सैकिया इनकी हुई जो ओम कम्युनिटी के थे। इसके अलावा जस्टिस KS हेगड़े की 1967 में और जस्टिस AN अलागिरी स्वामी इनकी नियुक्ति 1972 में हुई, जिनकी जातियों को बाद में ओबीसी में शामिल किया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अनुसूचित जाति में से एक भी व्यक्ति अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना है या षड्यंत्र पूर्वक नहीं बनने दिया, और यही वजह है कि देश में उनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय होता है, क्योंकि न्याय का सीधा संबंध प्रतिनिधित्व के साथ है। सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व आजादी मिलने के 74 साल बाद और संविधान लागू होने के 71 साल बाद भी शून्य ही है। देश में महिलाओं की भी यही स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अब तक केवल मात्र 8 महिला न्यायाधीश बनी, उनमें भी एक मुस्लिम और अन्य 7 ऊंची जाति की ही थी। इतना ही नहीं तो अब तक एक भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। अल्पसंख्यकों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत से ही एक न्यायाधीश मुस्लिम और क्रिश्चियनों का होता था, और यह काम अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। कांग्रेस के हाथ में सत्ता आने के बाद उन्होंने उसे जारी रखा। वह इसलिए क्योंकि पंडित नेहरू अपनी समाजवादी छवि बनाए रखना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर एक सीट अघोषित रूप से मुस्लिम के लिए आरक्षित है, जबकि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन पंडित नेहरू की समाजवादी छवि के लिए ऐसा करना जरूरी था। यही बात अनुसूचित जाति के लिए भी लागू की गई। जब कोई अनुसूचित जाति का जज रिटायर्ड होता है तभी उसकी जगह दूसरे अनुसूचित जाति के जज को लाया जाता है। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने एक जगह पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए उनका नाम जस्टिस के सुब्बा राव और जस्टिस KN वंचू से पहले प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पंडित नेहरू ने उनकी जगह जस्टिस वंचू को चुना, क्योंकि वंचू भी नेहरू की तरह कश्मीरी ब्राह्मण थे। यह है पंडित नेहरू का असली समाजवादी चेहरा। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुस्लिम जज जस्टिस M हिदायतुल्लाह थे, और अब तक उनके अलावा 17 और मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जिसमें एक महिला M फातिमा बीवी शामिल है। 1950 से लेकर 2019 तक मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर प्रतिनिधित्व घटता चला गया। 1950 में जहां 6 में से 1 मुस्लिम न्यायाधीश था, जो 16.67% होता है, वही 2019 में 34 में 1 यानी 3% रह गया। अब तक के कुल 246 जजों में 18 मुस्लिम यानी मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट में केवल मात्र 6.75% प्रतिनिधित्व है, जबकि देश में उनकी आबादी 15% की है। यही हालात सिख धर्म के लोगों के हैं। उनके अब तक केवल 4 जज ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन पाए हैं, और वे भी चारों के चारों ऊंची जाति के हैं। वंचितों में से एक भी नहीं जो उनका प्रतिनिधित्व करता हो। क्रिश्चियनों की भी यही कहानी है। पिछले 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट में क्रिश्चियनों के अभी तक 9 जज बने हैं, जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी को छोड़कर, क्योंकि जस्टिस रेड्डी जो रेड्डी कम्युनिटी से थे, उनको जुलाई 1978 में क्रिश्चियन समझकर जस्टिस के मैथ्यू की जगह नियुक्त किया गया था, जो 1976 को ही सेवानिवृत्त हो गए थे। इसका मतलब यह है कि एक मुस्लिम जज रिटायर्ड होने के बाद उसकी जगह दूसरा मुस्लिम जज, एक क्रिश्चियन जज रिटायर होने के बाद उसकी जगह दूसरा क्रिश्चियन जज लाया जाता है। इससे हुआ ये कि न्यायपालिका पर एक ही जाति का नियंत्रण हो गया, और उससे न्यायपालिका अनियंत्रित हो गई। न्यायपालिका अनियंत्रित होने के कुछ सबूत, कुछ उदाहरण मैं यहां पर देना चाहूंगा। जस्टिस देसाई जो खुद ब्राह्मण है, उन्होंने कर्नाटक में चल रहे आरक्षण के केस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह फैसला 5 जजों का बेंच करेगा, जिसमें से कोई भी पिछड़े या अनुसूचित जाति का नहीं है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के बारे में फैसला ब्राह्मण जाति के लोग करेंगे। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस अनिल दवे ने कहा कि गीता और महाभारत को पाठशालाओं में अनिवार्य कर देना चाहिए। साल 2019 में केरला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ब्राह्मणों से कहा कि आप जाति आधारित आरक्षण का विरोध करें। साल 2017 में राजस्थान हाई कोर्ट के जज महेश शर्मा ने कहा कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है। इतना ही नहीं तो एट्रोसिटी कानून में बदलाव करने वाले भी सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज ही थे।
जस्टिस पांडियन ने मंडल कमीशन के केस में एक आशंका जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों का वर्चस्व अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो वह सामाजिक न्याय की नीतियों को प्रभावित करेगा, और यह बात हमें सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण विरोधी फैसले में साफ तौर पर दिखाई दी। यह फैसला देने वाले भी पांचों जज ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के ही है। यहां पर NM थॉमस इनके केस के बारे में केरला हाई कोर्ट ने किया हुआ निरीक्षण याद दिलाना जरूरी है। उसमें कहा गया था कि प्रशासन के सभी अंगों में पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इससे फंक्शनल डेमोक्रेसी अस्तित्व में आएगी। न्यायपालिका पर ब्राह्मणों के वर्चस्व का ही नतीजा है कि हर बार न्यायपालिका बहुजन विरोधी, असंवैधानिक, संविधान विरोधी, ब्राह्मण व्यवस्था को मजबूत करने वाले और लोगों को न्याय दिलाने के बजाय अन्याय करने वाले फैसले ही दे रही है।